नमस्कार, आप सबका मेरे पॉडकास्ट अ वर्ल्ड फॉर एवरीवन के नए अंक में स्वागत है। बीते कुछ अंकों में लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न एस्पेक्ट्स जैसे एडमिशन से लेकर एग्जामिनेशन तक अलग अलग दायित्वधारी लोगों से हमने आपकी मुलाकात कराई। उन्होंने अपने अपने फंक्शन के बारे में डिटेल में आपको बताया। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात है लखनऊ विश्वविद्यालय की, और वो है इसकी एकेडमिक्स। ये हमेशा से एक उच्च गुणवत्तापूर्ण एकेडमिक्स के लिए जाना जाता रहा है। राधा कमल मुखर्जी साहब से लेकर राधा कुमुद मुखर्जी, बॉटनी के पुरोधा बीरबल सहानी साहब, एंथ्रोपोलॉजी के DN मजूमदार साहब, जूलॉजी के KN भाल साहब, पॉलिटिकल साइंस के VS राम साहब जैसे अन्यान्य लोग जो अपनी अपने विषयों में राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रखते थे, ऐसे सभी लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय का मान समय समय से बढ़ाया। लखनऊ विश्वविद्यालय में पूरे हिंदुस्तान का पहला पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ। लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी एक घराना हुआ करता था लखनऊ विश्वविद्यालय का सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। इसी प्रकार से लखनऊ विश्वविद्यालय ने आधुनिकतम एकेडमिक्स में सबसे पहले पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन करके भी अपनी प्रगति, अपनी प्रतिष्ठा और अपना एकेडमिक इनोवेशन इस्टेब्लिश किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स के बारे में डिटेल्ड में बात करने के लिए आज लखनऊ यूनिवर्सिटी की डीन एकेडमिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी की प्रोफेसर गीतांजलि मिश्रा हमारे साथ हैं। मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, हमने जो अभी इंट्रोडक्शन दिया उससे लोगों को ये उत्सुकता हो सकती है कि आपकी एकेडमिक्स, आपकी यूनिवर्सिटी की एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम उसके की डिफरेंशिएटर की बात करें जो आप मानती हैं as a teacher, as dean academics, as probably you have been student also from this institution, तो वो की डिफरेंशिएटर आप किसको मानती हैं? सर, की डिफरेंशिएटर्स पर आने से पहले बिकॉज आपने मेंशन किया कि मैं स्टूडेंट हूँ एंड देयर लॉट ऑफ अस जो यहाँ पर पढ़े हैं, सो वी आर एक्चुअली फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ जायंट्स, जैसा आपने कहा, इतने बड़े बड़े नामों में। तो एक वो जो एकेडमिक धरोहर हमको मिली, प्लस हम लोगों का जो बहुत पूर्ण विश्वास है और एक कमिटमेंट है एकेडमिक्स के प्रति कि वी आर गोइंग टू बी द मोस्ट कॉन्टेम्प्रेरी दैट वी कैन बी। जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, इंडियन ट्रेंड्स हैं, ऑफ मूविंग अहेड while keeping our roots in the Indian knowledge system that we talk about, in our cultural background. यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने हमेशा स्ट्राइव किया है और रिसेंट में ये बहुत प्रोमिनेंटली एक थॉट प्रोसेस का पार्ट बना है कि हम लोगों को सिर्फ एकेडमिक्स एज एन टेक्स्ट बुक रीडिंग पर नहीं होना है। वी हैव टू so we have to turn ourselves into a unique institution, sir. We have been blessed by, we have teachers who have very significant academic imprints even now. पुराने लोग तो हैं ही, and we have tailored our curriculum and we consciously strive कि regular revisions के through, and I think that is a very key marker because an academic institution grows, ये key differentiator है हमारे लिए कि हम लोग बहुत consciously every 2 to 3 years, maximum of 4 years, we revisit our syllabus. ये मैं इसमें ऐड करूं, जो लोग भी इसको देख रहे हैं, कि देखिए हिंदुस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे प्रोग्राम्स इस बात के लिए होते हैं कि कैसे पढ़ाया जाए, कैसे बेहतर पढ़ाया जाए। इसके लिए पूरा UGC की HRDC, जो इसका नाम अब मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर हो गया है, उसके तत्वावधान में भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन क्या पढ़ाया जाए इस पर बहुत शोध शायद नहीं हुआ, और यूनिवर्सिटीज़ भी देश की बड़ी नामचीन विश्वविद्यालयों में भी, जैसा हमारी डीन एकेडमिक्स बता रही हैं, इतना कंटेम्प्रेरी अपडेशन ऑफ कंटेंट ये शायद नहीं हुआ। सो दैट इज़ वाई प्रॉब्ली शी इज़ रेफरिंग टू दिस एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट की डिफरेंशिएटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। सर, अगर हम टाइमलाइन देखें तो 2020 में वी इंट्रोड्यूस्ड आवर पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस व्हिच वाज इन सिंक विद NEP 2020 एंड 2024
we revisited it, we re-revised it. Similarly in undergraduate 2021 we made our syllabus, 2023 we have revisited it. So ये जो एक है ना sir, based on, because academics grows based on feedback from all the stakeholders. And Lucknow University very consciously strives for this. तो आप कह रही हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का इम्प्लीमेंटेशन आपकी यूनिवर्सिटी में हो चुका है? जी सर, सबसे पहले कैसे कह रही हैं आप? सर 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री जी ने NEP 2020 अनाउंस किया और इट वाज अ विजन फ्रेमवर्क जो आया। उस टाइम तक इवन जो हमारी हाईएस्ट एजुकेशन की बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी UGC, इट वाज अ पार्ट ऑफ द विजन बट दे हैड नॉट मेड अ फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस। द मूवमेंट ऑफ द बैट आपकी लीडरशिप में एंड पूरी यूनिवर्सिटी आपके साथ खड़े होकर we introduced NEP 2020 in PG in that academic session 2020-2021 itself. The whole university got together and it was a shift sir, because अभी तक एक जो traditional system था and then suddenly we were shifting to choice based credit system. Credit system क्या है ये समझने में time लग रहा था, but even then there was one thing very clear, that this has come and we have to be the ones to ensure that the spirit of NEP, we should be the ones जिनको सबसे पहले करना है। सो पोस्ट ग्रेजुएट में सर हमने 2021 में ही कर दिया एकेडमिक सेशन में, जुलाई 20 में हुआ। थोड़ा एकेडमिक सेशन डिले हो रहा था तो शायद उस पैंडेमिक की वजह से तो थोड़ा सा हम लोगों को लाभ नहीं मिला। सर आपदा में अवसर तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि करना चाहिए, तो and we were able to do it and तो उसमें क्या-क्या इम्प्लीमेंट आपने फर्स्ट फेज में अपने इंस्टीट्यूशन में कर लिया? सर सबसे सिग्निफिकेंट तो था that we shifted to a credit system and we opened the choice for our students. So instead of a traditional specialization का elective, we turned it into more interdisciplinary. हम लोगों ने open electives बच्चों को दिए, freezed electives दिए, हम लोगों ने value credit course add किए, नॉन क्रेडिटेड वैल्यू कोर्सेज भी ऐड किए उसमें। वी ट्राइड टू सो जो एक बहुत रिजिड बैरियर एकेडमिक्स का जो साइलोज हैं उनको ब्रेक करने के लिए हम लोग ने इंटर डिपार्टमेंटल दिया। कॉमर्स का स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ सकता है साइंस फैकल्टी? बिल्कुल सर। या साइंस फैकल्टी का फिजिक्स का स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहता है? एब्सोल्युटली सर, बिकॉज सर दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज द की स्पिरिट। अगर वो हम उसको मिस आउट कर जाते हैं NEP की स्पिरिट में, तो यही है कि हम कैसे साइलोज को ब्रेक करें। और आप उसको जैसे 1 साल के बाद अगर मास्टर्स कर रहा है तो आप उसको अलाउ करते हैं एग्जिट करने के लिए? सर बिल्कुल सर, हम लोग के इनफैक्ट the very first year that we introduced, the next year we had students from biochemistry department who wanted to exit after finishing 1 year of their masters, तो हम लोगों ने उनको PG डिप्लोमा की डिग्री दी। और एक बच्चा मैनेजमेंट का? हाँ जी सर, मैनेजमेंट का भी, तो हम लोगों ने PG डिप्लोमा की डिग्री दी बच्चों को और जाने दिया। और UG में आपका 4 ईयर इम्प्लीमेंटेड है? हाँ सर बिल्कुल इम्प्लीमेंटेड है। उसमें बच्चे आ चुके हैं? यस सर, हम लोग के पास 4th ईयर में इस साल पहली बार एडमिशन हुआ 24-25 में एंड we've had students have been interested। अभी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में है सर, उसके मल्टीट्यूड है। इसी लेवल पे ये भी बातें चल रही हैं कि बहुत सारे जॉब्स में अभी वो ग्रेजुएशन ही मांगते हैं, तो ये 4th ईयर का डायरेक्ट बेनिफिट उसके जॉब से लिंक होगा, तब धीरे धीरे उसकी एक्सेप्टेंस आएगी। अभी गार्डियंस में मुझे लगता है रिलेटिवली ज़्यादा रेजिस्टेंस है बनिस्बत की स्टूडेंट के, उनको लगता है 1 साल एक्स्ट्रा जा रहा है, फिर जा रहा है। अभी कन्वेंशनल सिस्टम से शिफ्ट होने में भी थोड़ा शायद जी सर समय लगे, लेकिन आप लोगों ने साइंस आर्ट्स कॉमर्स हर फैकल्टी में बिल्कुल सर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर दिया सर। और ना ही हम सिर्फ हम लोगों ने ये किया कि जो बच्चा PG में पढ़ रहा है या UG में पढ़ रहा है, वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में वो दूसरे सब्जेक्ट्स अपनी स्ट्रीम से हट के कुछ ले सके। वी एक्चुअली एनकरेज दैट। उसके साथ साथ सर हम लोगों ने एडमिशन में भी ये जो साइलोज हैं उनको ख़त्म कर दिया कि आप सर, बिकॉज जैसे आपने कहा कि जो सोसाइटल बैकग्राउंड है और जो एक गार्जियंस का रहा है, तो ट्रेडिशनली साइंस को बड़ा सुप्रीम मानकर आर्ट्स उसमें, और हम लोग ग्रेज वैसे किए जाते हैं, तो बाय डूइंग बच्चा साइंस छोड़ के आर्ट्स में चला गया तो आपने मान लिया बेकार हो गया। हाँ सर, जबकि ऐसा है नहीं सर। लेकिन सर हम लोग ये अलाउ कर रहे हैं कि कई सर बच्चे होते हैं जो बहुत, जैसे आर्ट्स के बच्चे हैं, मैं ज़ूलॉजी की प्रोफेसर हूँ इसलिए उसका एग्जांपल, हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ। हम ये अलाउ कर रहे हैं कि अगर आपको अदर देन अ फॉर्मल डिग्री एट 12th अगर आपके पास
नहीं है कोई बात नहीं, आपने आर्ट्स पढ़ी है 12th तक कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है और आप हमारा एंट्रेंस निकाल सकते हैं तो आप आइए, आप साइंस पढ़िए, वी वेलकम यू। एक हमारे जानने वाले हैं, उनका बच्चा कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया इंडिया में, यूरोप में बीते 2 साल से है। उसने अप्लाई किया यूएस की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने के लिए, और उसको एक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस मिला, दूसरे में मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर्स मिल रहा है। तो इस कदर फ्लेक्सिबिलिटी, इवन एक स्पेशलाइज प्रोग्राम विच इज़ हाईली एप्लीकेशन ओरिएंटेड में भी है। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं थी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस गैप को ब्रिज किया। सो दैट वे आपके यहाँ कोई विषय का व्यक्ति दूसरे विषय में मास्टर्स करने आ सकता है। बिल्कुल सर, मास्टर्स अंडर ग्रेजुएट सर दोनों। तो इसके लिए कुछ नए फैकल्टी, इंस्टीट्यूट्स, डिपार्टमेंट्स वगैरह क्रिएशन भी हुआ? जी सर, इन द लास्ट 5 years सर हम लोगों ने NEP 2020 जैसे ही लागू किया, हम लोग ने ये साथ में स्टार्ट किया कि how to strengthen that, how to provide more diversity to our students in subjects। तो हम लोगों ने contemporary as well as traditional faculties का establishment किया। तो हमारे पास faculty of engineering and technology हम लोगों ने start की, और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट ट्रेंडी ब्रांचेस हैं, AI मशीन लर्निंग सर सब है। हम लोग एप्पल से भी मदद ले रहे हैं, लेटेस्ट लैब सेटअप किया है हम लोगों ने, सो दैट चिल्ड्रन कैन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग विद द बेस्ट इन द बिजनेस। AI का भी बड़ा चलन है, उसका भी प्रोग्राम आपके? जी सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डिसीजन मेकिंग का यूजिंग AI सर, ये सारे हम लोगों ने किए। फार्मेसी सर इज ग्रेट, इज इन डिमांड, एंड तो ड्रग डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, उसको हम लोगों ने किया। वी गॉट अप्रूवल इमिडिएटली बिकॉज वी इंश्योर्ड दैट एवरीथिंग वाज इन प्लेस। फिर उसके बाद सर एज आई सेड हम लोग रूट्स से अपने कनेक्टेड रह रहे हैं, तो हम लोग ने फैकल्टी ऑफ शेव फिलोसफी एंड एस्थेटिक्स स्टार्ट किया। ये मुझे लगता है हिंदुस्तान में शायद ही कहीं है। बिल्कुल सर, नहीं सर, ये और कहीं आपको नहीं मिलेगा सर। फैकल्टी ऑफ योगा एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हम लोग ने स्टार्ट किया, जहाँ हम योगा एंड नेचुरोपैथी के कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, किए हुए हैं, बच्चे उसमें आ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी लेटेस्ट फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एस्टैब्लिश हुआ, देन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा एरिया था जो यूनिवर्सिटी, आई मीन बीइंग एट सच अ हाई पोजीशन एंड सच अ लीडर इन एकेडमिक्स, ये एक हमारा बहुत बड़ा गैप मिस हो रहा था। तो वी नाउ हैव फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इन प्लेस, इस बार से एडमिशंस होंगे। तो वी हैव ट्राइड टू कवर द गैमेट सर, फ्रॉम मॉडर्न कोर्सेज टू ट्रेडिशनल कोर्सेज। हमारे फ्रॉम इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट टू योगा, शेफ फिलॉसफी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीज़ों गर्भ संस्कार हम लोग का बहुत सक्सेसफुल कोर्स रहा है और मच इन डिमांड कोर्स है जो हम लोगों ने गर्भ संस्कार लॉन्च किया। सो वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री ज्वाइनिंग इन सर। साथ में because of our A++ accreditation, we were able to get category 1 UGC ranking, and we immediately took on the opportunity to open our LU code, which is our Center for Online and Distance Education also. So not only classroom teaching but going beyond the walls of the class. So we are trying to keep in the loop every possible. ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं? जी सर, ऑनलाइन सर BBA 9 मास्टर्स, हाँ 9 मास्टर्स, 2 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। जी सर, 9 मास्टर्स ऑनलाइन प्रोग्राम में है। रिस्पांस कैसा है? सर इट इज पिकिंग अप। इंडियन सिस्टम एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस वाला जो है वो थोड़ा रहता है, बट वी आर डूइंग वेल। बट एज एन इंस्टीट्यूशन भी तो आपको कोई नई चीज एस्टैब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगता है सर। एनीथिंग दैट इज पायनियरिंग इन नेचर सर, वी हैव the pioneer efforts done by University of Lucknow sir, we have had to chart the road, क्योंकि सर यूपी में हम लोग ऑलमोस्ट हर चीज़ में फर्स्ट ही रहे हैं, ऑलमोस्ट क्या रहे हैं, चाहे वो NAC एक्रेडिटेशन हो, चाहे NRF रैंकिंग हो, चाहे ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन खोलना हो, कॉन्टेम्प्रेरी फैकल्टीज खोलनी हो। तो हम लोगों के लिए सर जो पायनियरिंग होता है उसके लिए थोड़ा रास्ता मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग वो झाड़ काटते हुए रास्ता बनाना है। वी डोंट नो, वी आर द वंस हु आइडेंटिफाइड द पिटफॉल्स, वी आर द वंस हु आर लीडिंग, एंड वो कहाँ। बट देन एक जिम्मेदार संस्था के नाते ये आपका दायित्व भी है कि आप स्टेट के कैपिटल में हैं, कुछ ऐसा इनोवेशन करें जिससे और लोग भी फायदा पाएं, बिल्कुल सर, दूसरे इंस्टीट्यूशन भी फायदा पाएं। तो इस तरह के जो जहाँ एक तरफ ट्रेडिशनली साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ, फाइन आर्ट्स जैसी पढ़ाई थी, वहाँ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसीजन साइंस, योगा एट्सेट्रा। तो आपको
क्लियरली क्वालिफाई कर सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के बतौर? एब्सोल्युटली सर। तो रिसर्च इनिशिएशंस या रिसर्च इनोवेशन में लखनऊ यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड करता है? Sir, so Lucknow University has again very consciously tried to encourage faculty as well as research scholars to boost, try and upgrade themselves in research. तो वो चाहे encouragement, positive reinforcement के थ्रू स्टार्ट किया हम लोगों में, जिसमें हम लोगों ने स्कीम्स लॉन्च की. तो there's a overarching umbrella known as boost, जिसमें हम लोग 3 तरीके की स्कीम्स हैं: उद्दीपन, प्रोत्साहन as well as acclaim. So any faculty which is recognized nationally, आपके यहाँ जो हाई क्वार्टाइल पब्लिकेशन करता है यूनिवर्सिटी उसको रिकॉग्नाइज करती है, रेसिप्रोकेट करती है, रिवॉर्ड करती है? बिल्कुल सर. हम लोग पेटेंट्स के लिए भी द यूनिवर्सिटी इज फाइंडिंग पेटेंट्स, हैंड होल्डिंग द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग. आपके साइटेशन इंडेक्सेस ये सब बढ़ रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ रहे हैं सर. पिछले 5 साल में हम लोग 80 स्कोपस में 87 से 121 पर आ चुके हैं. सो विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज, बिकॉज जो साइटेशन का फॉर्मूला है उसमें इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लेक्स. तो वो लेकिन बट वी हैव, इट्स अ कम्प्लीटली क्लाइंबिंग ग्रेडियंट. पॉजिटिव कोरिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है सर हम लोग का. एंड आई थिंक द एनकरेजमेंट दैट वी आर गेटिंग, the faculty know. I have had students coming and asking me कि मैम उद्दीपन के क्या क्राइटेरिया हैं, कैसे. और सर हम लोगों ने उसमें बड़ा कॉन्शियस एफर्ट भी किया है, बिकॉज साइंसेज में तो यूजुअली इंटरनेशनल पब्लिकेशंस इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस. We are now encouraging humanities by sharing with them the social sciences citation index, arts and humanities citation index, giving them a comprehensive list of journals so that they can target those. So as a whole, we are trying to uplift the research area in this, and I think we are doing steadily growing. एक फंडामेंटल विषय आता है जिस पर काफ़ी चर्चा भी होती है. अभी आप देखें हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट आए और 98, 99, 97% मार्क्स एक आम बात हो गई है एक तरह से. अब एक अंक दौड़ जैसा एक टर्म भी कॉइन होने लगा कि लोग दौड़ रहे हैं नंबर्स के पीछे. उसी तरह से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक और इशू से कन्फ्रंट होते हैं, वो है बच्चा क्लास में नहीं जाना चाहता है, और बच्चा नहीं जाना चाहता है तो फिर टीचर नहीं आता है, फिर टीचर नहीं आता है तो एकेडमिक्स डाउनग्रेड होती है और पूरा इकोसिस्टम स्पॉइल होता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्या इनिशिएटिव किया इस पूरे प्रोसेस को अरेस्ट करने के लिए कि कोई डाउनग्रेडिंग एकेडमिक टर्म्स में नहीं हो? सर एक तो फीडबैक सिस्टम हम लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो वी कंटिन्यूसली गेट फीडबैक एट डिपार्टमेंटल लेवल एज वेल एज द यूनिवर्सिटी लेवल from the students about how the teaching is going on. Formal as well as informal feedback system है. We have systems in place जहाँ पर बच्चे आकर अपनी 1-to-1 personal as well as academic issues बात कर सकते हैं, जो कि हमारे OPD और ट्री policies हैं, programs हैं. सर दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने की है सर, वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है विच इज़ इंक्रीजिंग द कंपटीशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स विच इज़ थ्रू एन एकेडमिक ऑडिट, जिसमें इन सब चीज़ों का देखा जाता है कि कितनी क्लासेस हुई, व्हाट वाज द पास परसेंटेज, व्हाट इज़ द फुटफॉल ऑफ द स्टूडेंट्स, हाउ आर द स्टूडेंट्स बीइंग रैंक्ड. तो इंटर डिपार्टमेंटल रैंकिंग भी यहाँ पे रिलीज करते हैं? जी सर. फैकल्टी वाइज करते हैं? सर फैकल्टी वाइज करते हैं, बिकॉज यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, तो इसलिए हम लोग फैकल्टी वाइज करते हैं. तो वी रिसेंटली लास्ट ईयर वी हैव डन दिस एक्सरसाइज. ये प्रोसेस कॉलेजेस के लिए भी शुरू हुआ है? हाँ सर, ये प्रोसेस कॉलेजेस के लिए भी शुरू हुआ है. वी आर क्योंकि कॉलेजेस थोड़ा ओवरलोडेड रहते हैं, सो वी हैव एक्सटेंडेड इट द ड्यूरेशन स्लाइटली फॉर देम. सो प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस एकेडमिक सेशन हम लोग के पास फीडबैक आ जाएगा कॉलेजेस से, एंड वील रेट द कॉलेजेस. सो कंपटीशन इज एसेंशियल. हाँ, यू नो एकेडमिक्स में पीयर प्रेशर ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है. तो हमको अब तक पब्लिकेशन तब तक हम स्वांतः सुखाय में रहते हैं जब तक पड़ोसी का हाई उससे ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश ना हो जाए. तो दैट इज़ सर्टनली वेरी इम्पोर्टेंट. एक बहुत बड़ा दायित्व आपके पोजीशन का ये है, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल एकेडमिक्स बहुत तेज़ी से प्रोलिफरेट करी पोस्ट NEP 2020, जिसमें एक फैकल्टी का बच्चा दूसरे फैकल्टी में पढ़ रहा है तो वो डीन एकेडमिक्स एक सिंगल पॉइंट कोऑर्डिनेशन का काम एक बड़ा दायित्व है. इसके अलावा
बहुत सारे वोकेशनल, मेरी जानकारी में लगभग 61 वोकेशनल कोर्सेज लखनऊ यूनिवर्सिटी में चलते हैं और लगभग 59 को करिकुलर कोर्सेज चलते हैं। तो इन सब के बीच इतना बड़ा जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसको अटेंड करने में आपको किस तरह की दुश्वारी आती है? हम लोग एक बहुत ट्रेडिशनल सिस्टम में सेट थे जब तक NEP 2020 नहीं आया, जिसने एक मेजर अर्थक्वेक टाइप का लाया हम एजुकेशन की फील्ड में। सो इनिशियली देयर वाज अ लिटिल रेजिस्टेंस एंड देयर वाज अ लिटिल डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कि ये जो अभी तक इतना कन्फाइंड था वो इतना फैल गया है, तो वो रायता की तरह फैल, मतलब हाउ मच कैन वी कंटेन इट एंड हाउ कैन वी डू द बेस्ट इन दैट। तो वो जैसे क्रेडिट सिस्टम क्या है, क्रेडिट्स क्या हैं, इसको अपने आप समझना, बच्चों को समझाना, encouraging students to break the silos, तो पहले हमें कन्विंस होना था। तो इनिशियल आई थिंक 5-6 months we all struggled together as a university trying to understand it, trying to gain बहुत clarity। बड़ी भूमिका मुझे लगता है कॉलेजेस ने अपने एंड पे भी प्ले की। जैसे अलग अलग ज़िलों के कॉलेजेस का अफिलिएशन भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ है, तो उन अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन की स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करते हुए एकेडमिक स्ट्रक्चर में डाल के उसका डायरेक्ट बेनिफिट स्टूडेंट को इस तरह से मिले कि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। जैसे लखीमपुर खीरी में अगर गन्ने का उद्योग और चीनी का उद्योग बहुत ही प्रोमिनेंट है, इसी तरह से रायबरेली में आपको NTPC का प्लांट है या रेल कोच फैक्ट्री है, तो या हरदोई में आलू की खेती होती है, उसका कमर्शियलाइजेशन किस प्रकार से हो सकता है आउटपुट का। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स वोकेशनल के बतौर यूनिवर्सिटी ने शुरू किए। अब ये कॉलेज स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़, क्योंकि वो रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेंथ थी, उसको कैपिटलाइज करने के लिए ये एक बड़ा इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के द्वारा लिया गया और मुझे लगता है इसमें कॉलेजेस को बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए सर, कि उन लोगों ने जिस तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन किया इस पूरे इसको रियलिस्टिक बनाने में। और पर्पस अचीव तभी होगा जब सिर्फ थियरी के बियॉन्ड हम जाएंगे और उसका लाभ हम अपने छात्रों को, स्पेशली उस रीजन के छात्र को दे पाएंगे, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट। जी सर, इसी के कंटिन्यूएशन में सर, जैसे वोकेशनल कोर्सेज में वी हैव एनकरेज्ड कॉलेजेस इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स कि आप लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट की स्कीम है उस पर बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज बनाएं जो आपके डिस्ट्रिक्ट के यूनिक एस्पेक्ट्स है। एंड जैसा आपने कहा सर, कॉलेजेस हैव कम फोर्थ। हमारे पास अभी भी फ़ोन आते हैं कि मतलब एक लिम्बो के स्टेट में नहीं है हम लोग अभी भी। आर कॉलेजेस, आई गेट फ़ोन कॉल सेइंग दैट हम क्या इस टाइप के को करिकुलर्स हम भी प्रपोज कर सकते हैं, वोकेशनल हम भी कर सकते हैं। तो एक वो जो सर स्टैग्नेंसी वाला नहीं है, एवरीबडी सो ईगर, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस के बाद एवरीबडी रियलाइज्ड कि अरे ये तो बहुत वास्ट और पायनियरिंग और इंटरेस्टिंग एरिया है। इसमें चैलेंजेस आए, जैसे नए कोई पेपर तो इंट्रोड्यूस कर दिया कॉलेज के इनिशिएशन पे यूनिवर्सिटी ने, फिर प्रॉब्लम आई कि साहब किताब नहीं है, क्योंकि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक या रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेंथ थी उसको। लेकिन अगर दूसरे ज़िले का भी कोई बच्चा उसको ऑप्ट करता है तो अब उसके लिए किताबों की प्रॉब्लम थी। फिर उस समय व्हेन यूनिवर्सिटी रीच्ड आउट टू ऑल दीज टीचर्स ऑफ दोज रीजन्स, तो उन्होंने कंटेंट भी प्रिपेयर किया, किताबें बनाई और उन किताबों ने फिर बाकी बच्चों को, छात्रों को बहुत मदद की। जी सर। तो इस हिसाब से कॉलेजेस का मतलब आप सेटिस्फाइड हैं द वे दे हैव बीन कोऑपरेटिंग विद यू एंड इन फर्दरिंग द कॉज। सो आज हमारे साथ प्रोफेसर गीतांजलि मिश्रा, डीन एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ थी, जो बता रही थी किस प्रकार से यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ अपनी लेगेसी को, जो 104 वर्ष पुरानी लेगेसी है ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, उसको कैसे मेंटेन कर रही है और किस प्रकार की योजना पे कार्य कर रही है, किस प्रकार से उसने इतना सक्सेसफुली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन अपनी यूनिवर्सिटी में किया। आप सब ने इसको देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो वो आप सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में इसमें दे सकते हैं, हम लोग डीन एकेडमिक्स के ऑफिस में प्रेषित करेंगे, जिससे और भी जिस प्रकार का इम्प्रूवमेंट इसमें किया जाना होगा वो सब किया जाएगा। आप सब ने देखा मेरा पॉडकास्ट द वर्ल्ड फॉर एवरीवन। थैंक यू वेरी वेरी मच।